नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंडोनेशियन.com के यूट्यूब चैनल अखबारवाला 001। मैं अभी करोल बाग में हूं। मेरे पीछे रॉ इंस्टीट्यूट, जहां पे अभी पिछले दिनों 3 बच्चों की मृत्यु हुई है। 25 जुलाई 2024 को पूरा विश्व डूबने से बचाओ दिवस मनाए। यानी हम उस दिवस को 25 जुलाई को मनाते हैं इस दिवस के रूप में कि हम डूबने से बचें। कि 25 जुलाई के करीब 72 घंटे बाद 3 बच्चे आईएएस के जो एस्पिरेंट्स थे, वो 3 अभ्यर्थी डूब कर मर गए बेसमेंट में। वो देखो गाड़ी डूब गई, दिख भी नहीं रही है। यहाँ स्कूटरी एक गिरी है, ये देखो ये। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारतवर्ष के माता पिता यह समझ नहीं पाते हैं, भारतवर्ष के अभिभावक यह समझ नहीं पाते हैं कि उनके बच्चों में यह दक्षता है अथवा नहीं। हर एक माता पिता यह चाहते हैं कि उनके बच्चे आईएएस बने। यह कैसे हो सकता है? भारतवर्ष में लोग अपने गांव में खेत खलिहान, घर द्वार, सभी चीज़ों को बेचकर अपने बच्चे को अच्छी तालीम देते हैं या देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बेहतर वो पढ़ाई करे, पढ़ाई करके एक अच्छा आदमी के साथ अच्छा इंसान बने। अधिकारी पदाधिकारी होना अलग बात है, लेकिन हिंदुस्तान के तमाम 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों या देश की राजधानी में भारत जो शैक्षिक माफिया है, वो शैक्षिक माफिया इतने अधिक सक्रिय हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इन शैक्षिक माफियाओं के पीछे अधिकारी पदाधिकारी, नेता अभिनेता, मंत्री शंत्री सभी लोग हैं। यह कहना बहुत मुश्किल है कि किस संस्थान के पीछे अथवा किस शैक्षणिक संस्था के पीछे कौन अधिकारी, कौन पदाधिकारी, कौन मंत्री, कौन संतरी हैं। आप कभी देखे हैं कि किसी सरकारी संस्था में, किसी सरकारी स्कूल में, किसी सरकारी महाविद्यालय में कोई सरकारी अधिकारी या सरकारी मंत्री बहुत मन से जाते हों? नहीं जाते हैं। हम इन शैक्षिक जो स्थिति है, इस शैक्षिक स्थिति का इतना अधिक बाजारीकरण किए हुए हैं। हम इस चीज़ को इन माफियाओं के हाथ में इतना ज़्यादा पकड़ में आ गए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। और इसका परिणाम ये है कि हम अशिक्षित हैं। और अशिक्षा का एक दृष्टांत ये है कि आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी आज भारत में पुरुषों और महिलाओं में जो शैक्षिक दर है, उसमें तकरीबन 18% का अंतर है। महिलाएं आज भी 18% पुरुषों की तुलना में शिक्षित नहीं है। लेकिन कभी किसी ने इन शिक्षा को, इस शैक्षिक जो व्यवस्था है, इसे बढ़ाने के लिए अग्रमुख हुए हैं? नहीं। हम किराने के बनाने के लिए इंस्टीट्यूट चलाते हैं, हम नर्स बनाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, हम तरह तरह के ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें, अपने अभ्यर्थियों को देश में जो गरीब गुरबा या देश के पिछड़े इलाके के जो बच्चे हैं, उनको लुभाकर ऐसे प्रलोभन देते हैं। मैं मुखर्जी नगर में अभी हाल में गया था, आगे आप इसमें देखेंगे। मुखर्जी नगर के जो छात्र हैं, जो इसी तरह के इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, उनका कहना है कि वो जो इंस्टीट्यूट है, जो इस चीज़ का दावा करता है कि हम आईएएस बना रहे हैं, हम आईपीएस बना रहे हैं, हम आईआरएस बना रहे हैं, या हम तमाम भारत सरकार के जितने भी ऊंचे ऊंचे पद वाली कुर्सियां हैं, उन कुर्सियों को आपको देने के लिए आपको सक्षम बना रहे हैं। वो जो दिखाते हैं, उनके दिखाने में और वो जो देते हैं, उनमें आसमान और ज़मीन का अंतर है।
बहन जो पैसा लेके काम कर देंगे, बहन जो चाहे आदमी रहे या बाहर में जाए। बढ़िया बोतल आज बटोरी थी। मैं अभी करोल बाग में हूँ, करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे। मैं जहाँ खड़ा हूँ, हमारे पीछे दिल्ली सरकार का ये दुकान दिल्ली सरकार की है। हमारे सामने में 90 डिग्री के कोण से लेके 135 डिग्री के कोण तक यहाँ आईएएस बनाने के लिए जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री चलते हैं। दिल्ली सरकार का जो सांख्यिकी है या दिल्ली सरकार की जो आधिकारिक सूचना है उसके हिसाब से यह पूरा क्षेत्र व्यावसायिक कॉमर्शियल एरिया है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की किसी भी तरह का कोई भी शैक्षणिक संस्थाएं या शैक्षणिक जो कोचिंग सेंटर वगैरह नहीं हो सकता है। ये व्यावसायिक इलाका है, कॉमर्शियल सेंटर। 2-3 बातें मैं अपने पीछे दिल्ली सरकार की इस दुकान के सामने में इस कहानी को इसलिए करना चाहा कि पिछले दिनों जब यहाँ रॉ कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की मृत्यु हुई है, उसके बाद आज इस 15 या 16 दिन की अवधि में इस जगह पे खड़े होने के बाद तनिक भी नहीं लगता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है। लाइफ गोज़ ऑन। यहाँ की जो ज़िंदगी है वो आम जिंदगी है, किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। जिनके बच्चे मरे उनका घर भले सूना होगा। सरकार के तरफ से, न्यायालय की तरफ से यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या जांच कर रही है कि क्यों हुआ। दिल्ली सरकार में तकरीबन 25 के आसपास जो सूचना है उसके आसपास जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं जिनका कि बेसमेंट में प्रयोग होता था वो तमाम बंद हो गया। उस पर जांच चल रही कैसे हुआ। अब 2-3 बातें आती हैं। दिल्ली सल्तनत में अगर 70 लोगों की विधानसभा है या दिल्ली शहर में जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या जितने भी सरकारी अधिकारी हैं जो राज्य सरकार के हों या केंद्रीय सरकार के हों, वो सभी लोग भारत सरकार के जितनी न्यायिक व्यवस्था है या भारत सरकार में जितने कानून हैं उन तमाम कानूनों से अवगत होंगे। यह मेरी सोच है। अगर कानून से अवगत होंगे तो उन्हें यह भी मालूम होगा कि किसी भी संस्था में या किसी भी जो भवन है उसके बेसमेंट में कोई भी कार्य नहीं हो सकता। अगर करोल बाग में यहाँ दर्जनों आईएएस बनाने की जो फैक्ट्रियाँ हैं उस फैक्ट्रियों में अगर बेसमेंट का इस्तेमाल होता है और यहाँ पढ़ने वाले लोग या पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो सभी अपने को आईएएस, आईआरएस, आईपीएस और जो सेंट्रल सर्विसेज है उसके अभ्यर्थी मानते हैं, तो सवाल ये उठता है कि वो कानून का तो यहीं से धज्जी उड़ाना शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इन तमाम जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं, ये इन कोचिंग सेंटर्स को सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी अनुमति नहीं है। अब सवाल ये है कि बिना अनुमति होने के बाद अगर ये संस्थाएं अपने बेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जहां हादसा हुआ, लोग मरे, तो इसमें किसका दोष हो? हम इसमें किसको दोषी ठहराएंगे? क्या जो संस्था के मालिक हैं, क्या जो अधिकारी हैं, क्या प्रशासन? यहाँ सभी लोगों का एक इतना बड़ा गिरोह है, इतना बड़ा मिलीभगत है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दिल्ली सरकार में अगर जो बिल्डिंग बायलॉज है या जितने भी नियम कानून हैं
उन तमाम नियम कानून को दरकिनार कर अगर बेसमेंट में इस तरह की क्रियाएं होती हैं तो यह स्वाभाविक है कि इसमें दिल्ली सरकार के अधिकारी, दिल्ली सरकार के मंत्री, शंत्री, पदाधिकारी सभी लोगों का हाथ होगा। अब सवाल यह है कि जिस दिन यह घटना घटने के बाद जो बच्चे मरे, उन बच्चे के मरने के बाद सरकार भले या जो संस्था है वो संस्था भले उन्हें 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या करोड़ों रुपए का मुआवजा दे दे उनके माता पिता को, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो बच्चे वापस आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन आज भी या कल भी एक घटना होने के बाद आने वाले दिनों में हो सकता है महीने दिन या 2 महीने के बाद यहाँ सभी चीज़ें पूर्ववत चलना शुरू हो जाएगी। पिछले दिनों जब यह घटना घटी तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री तो जेल में थे और उप मुख्यमंत्री भी जेल में थे, लेकिन जो भी शिक्षा या प्रशासन का दायित्व ली हुई थी वो मोहतरमा कहें कि हम नियमों की जांच कर रहे हैं या फिर इस तरह के जो नियमों का बेसमेंट में जिस तरह से कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं उसका जो उल्लंघन हो रहा है उसके लिए नियम बनाएंगे और देखेंगे। सवाल ये है कि हिंदुस्तान में अगर भारत के संविधान को देखें तो उसमें 470 आर्टिकल्स हैं, करीब 12 शेड्यूल्स हैं, करीब अभी तक 105 बार भारत के संविधान का संशोधन हो चुका है। भारत में तकरीबन 895 से अधिक जो केंद्रीय कानून हैं वो है, इसके अलावा न जाने कितने कानून हैं। लेकिन सवाल ये है कि उस कानून के बारे में 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो उस कानून को हम धज्जी उड़ाते हैं या फिर हमें कानून के बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं होने के पीछे एक मकसद जरूर हो सकता है कि भारत में जो शिक्षा का दर है, भारत में आम लोगों को कानून से कोई मतलब नहीं है। हर एक चीज़ के लिए अगर हम कानून बनाएंगे तब तहकीकात करेंगे या उसे रोकेंगे, तो यह तो आम बात है कि अगर कोई बेसमेंट में इस तरह की बातें हो रही है, चाहे पुस्तकालय हो चाहे फिर किसी भी तरह का जो व्यावसायिक क्रियाकलाप हो रहा है, तो उस पर रोक रखने के लिए तो प्रशासन को रहना चाहिए, मुस्तैद रहना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों में देखेंगे कि कभी दिल्ली पुलिस को, कभी नगर निगम को या जो छोटे स्तर के कर्मी हैं उनका गला पकड़ लेते हैं, क्योंकि बड़े अधिकारी बड़े तो हैं लेकिन उन अधिकारियों का इन तमाम लोगों के साथ इतना अधिक साठगांठ है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। करोल बाग क्षेत्र में अगर जितने भी 100 से अधिक IAS चलाने वाले, IAS बनाने वाले लोगों का जो कारखाना है, यह रातों रात नहीं बना है। अगर रातों रात नहीं बना तो इसमें दिल्ली शहर के चाहे केंद्रीय हों चाहे प्रदेश के हों, इसमें राजनीतिक नेताओं का, अधिकारियों का मिली भगत नहीं होगा, यह माना नहीं जा सकता है। मुखर्जी नगर एक तरह से अड्डा हब हो गया है एजुकेशन। क्या आप इसे एजुकेशन का हब कहेंगे, या बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये मिनी यूनिवर्सिटी हो गया? नहीं, मैं बिल्कुल इसे एजुकेशन का हब नहीं कहूँगा।
ये एक बिज़नेस का हब ज़रूर कह सकते हो आप, ये बिज़नेस का हब बन गया है। आप कभी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए यहाँ आओगे, किसी भी चीज़ के लिए आप यहाँ आओगे, तो आपको यहाँ पे वो फील नहीं आएगी कि मैं पढ़ने के लिए आया हूँ या मैं पढ़ लूँगा। जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं किसी बस अड्डे पे आ गया हूँ और पर्टिकुलर कोई बस लगी हुई है, जैसे कह रहे हैं कि हमें यहाँ ले चलो, और यहाँ चल रहे हो, यहाँ चल रहे हो। ऐसे पर्टिकुलरली ब्रोकर्स ऐसे घूमते होते हैं और वो आपसे आके कहेंगे यूपीएससी की कोचिंग करने हो, यूपीएससी की कोचिंग करने आए हो। आपको कहीं से पढ़ाई की फील आएगी ही नहीं। आप डर जाओगे एक बार आने के बाद यहाँ पे कि कैसा रश है। ऐसे लोग जैसे बेचना चाहते हैं चीज़ों को आपको। डायरेक्टली आप एज अ मार्केट शो होगे इनके सामने, एज अ कस्टमर शो होगे, आप और कुछ नहीं कर सकते। पढ़ाई करनी है अगर या एक्चुअल में आपको कुछ बनना है तो आपको उसके लिए खुद से मेहनत करनी होगी। यहाँ आने के बाद जो मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा फील हुआ कि बस मुझे ज़बरदस्ती चेपना चाहते हैं लोग, मुझे ज़बरदस्ती चीज़ें बेचना चाहते हैं। पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से आपके पास यहाँ सारी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल होंगे, लेकिन अगर आप ये सोचें कि यहाँ पे आके पढ़ाई करके आप कुछ बन सकते हैं तो आई डोंट थिंक सो। मैं जहाँ अभी खड़ा हूँ ये ओडियन का पिछला हिस्सा है। ओडियन सिनेमा का आज की तारीख में जो बिजली की आपूर्ति होती है यह इसके पीछे है, बना हुआ है। मैं जहाँ खड़ा हूँ राव का RAUIS स्टडी सर्किल की शुरुआत इसी जगह से। हमारे दाहिने तरफ में L ब्लॉक हो जाएगा, हमारे ठीक सामने में कोने पे ओडियन सिनेमा है और आगे आज तो PVR बन गया, लेकिन पहले ये प्लाजा सिनेमा के नाम से कनॉट प्लेस में चर्चित था। ओडियन सिनेमा के नीचे में कोने पे जो दुकान है वो करीब 90 साल से अधिक, या यूँ कहें कि जब कनॉट प्लेस का ये ब्लॉक शुरुआत है उस शुरुआत से आज भी वो सज्जन यहाँ पे हैं, करीब 90 साल की उम्र है। वो उन्होंने ही कहा कि IS स्टडी सर्किल रॉ का पहले उनके दुकान के पीछे में था जहाँ मैं खड़ा हूँ, और यहाँ से जब शिफ्ट करने की बात हुई तो फिर रॉ इंस्टीट्यूट M ब्लॉक में गया। यहाँ से कुछ दूर M ब्लॉक में भी कुछ दिन रहने के बाद DCM बिल्डिंग 12 खंबा रोड पहुँचा, और फिर 12 खंबा रोड के बाद पहुँच गए राजेंद्र नगर, या फिर कहें कि पहाड़गंज मेट्रो स्टेशन के सामने उस गली में जहाँ पिछले दिनों करीब 3 बच्चे पानी में डूबकर मर गए। साहब एक चीज़ बताइए कि आपकी दुकान जहाँ ये सीपी में ओडियन के पास आप हैं करीब 90 साल, जैसा कि आपने कहा 1935 onwards, when Connaught Place was coming up. तो ये बताइए यहाँ पे RAUIS सर्किल Rao's IAS circle was first step of it. If my memory serves me right, after all, let's not forget the fact that I am approximately 88 years old. So somewhere along the line I may make some blunders as usual, which are medals. If I remember correctly, Rao's IS Circle opened a small little training center in this very block where I have my shop, behind my shop, which was for a very short while. Then he shifted to M block. And for quite some time, Rao's IS Circle was operating from Madras M block. Then he shifted to Barakhama Road into one of the multi-stories. DCM building. Sorry? DCM building. Yeah, but the multi-story buildings of Barakhama Road, the DCM building. And from there, he grew and grew, never looked back. I have been given the impression that some unforeseen event took place in his office in West Delhi. But as far as I remember,
Rao's IAS circle had a top-class reputation amongst the coaching centers for civil services. Unlike the Kota centers in Kota, which have mushroomed up like nobody's business. And I do remember that many of my boys from my college, although we were trained for a civil service, did take up some form of coaching from Rao's IAS circle. अभी ओडियन सिनेमा के नीचे में जिस दुकान के मालिक से मैं बात किया, उनकी आयु करीब 90 साल के आसपास में है। बंगाल से हैं। स्वाभाविक है कि बंगाल में जो विद्वता है या बंगाल में जो शिक्षा है वो दिल्ली की शिक्षा से थोड़ी अलग है। जिस समय वो कॉलेज में पढ़ते थे उस ज़माने में उन्होंने कहा कि आईएएस बनने की बात ये खून में होती है। एक जो अभ्यर्थी है उसकी जो प्रतिभा है, उसकी जो सोच है, उसकी जो शिक्षा है, वो उस बात का निर्धारण कर देता है कि वह भारत के प्रशासनिक सेवा में जाएगा। रॉ साहब का जब उन्होंने ये कोचिंग सेंटर की शुरुआत इस जगह पे किए थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनकी जो प्रतिभा थी वो प्रतिभा एक शिक्षक के रूप में जिस कदर छात्रों को पढ़ाते थे या छात्रों को उस योग्य बनाते थे कि आईएएस की तैयारी करें, उसमें और 70 साल बाद आज 2024 में रॉ आईएएस स्टडी सर्किल की जो प्रतिभा है उसमें उतनी ही गिरावट हुई होगी जितनी आज समाज में है। समाज में अगर हर एक व्यक्ति, हर एक माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा आईएएस बन जाए, उनका बच्चा आईपीएस बन जाए, उनका बच्चा बड़े बड़े जो सरकारी कुर्सियां हैं उस कुर्सियों पे बैठे, जो अधिकार और की बात है वो देखे, सुने, करे, लेकिन कभी उन लोगों ने यह नहीं सोचा कि उनके बच्चों की क्या प्रतिभा उस योग्य है या उस बच्चे की क्षमता आईएएस बनने लायक है। नहीं, परिणाम ये होता है कि एक बच्चे के जिद के आगे माता पिता हार जाते हैं। खेत खलिहान, घर द्वार सब बेचकर चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े, लेकिन पढ़ नहीं पाता। और दिल्ली में जो रॉ करीब 1953 के बाद 2023 में जो रॉ इंस्टीट्यूट, रॉ जो आईएएस बनाने वाले लोग थे या उस जमाने में जो शिक्षक थे जो तैयार करते थे लोगों को, छात्रों को, छात्राओं को, वो आज नहीं है। आज सारा चीज़ व्यापार हो गया। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जो आज आईएएस बन रहे हैं उनकी प्रतिभा उस कुर्सी पे बैठने लायक है। परीक्षा दे रहे हैं, किस्मत साथ दिया, परीक्षा में उत्तीर्ण हो। इसका दृष्टांत मैं इसलिए देता हूँ कि आमतौर पे लोग इतिहास विषय को लेके पढ़ते हैं। मैं पिछले 20 वर्षों से जिस कार्य को कर रहा हूँ, ये कार्य है 1857 और 1947 के बीच में जो क्रांतिकारी हैं, जो मारे गए, जो फांसी पे लटके, उनके वंशजों को ढूंढना। 15 वर्ष पहले जब मैं तात्या टोपे के परिवार को कानपुर के डिस्ट्रिक्ट जिलाधिकारी के पास भेजा था 2006, जिलाधिकारी स्वाभाविक है कि वो मॉडर्न हिस्ट्री जरूर पढ़े होंगे। अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो तात्या टोपे का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो ये दुर्भाग्य है। लेकिन तात्या टोपे का वंशज, चौथी पीढ़ी के वंशज जब उनके पास पहुंचता है तो उनके जो ऑर्डरली हैं, उनका जो चपरासी है, वो उसके गड़ेबान को पकड़ के बाहर निकाल देता है। आज जितने भी आईएएस बन रहे हैं, आईएएस 150, 170 से अधिक नहीं है। सभी रिजर्वेशन लगाकर सामान्य कोटि के 75 आईएएस बनते हैं। आईएएस बनने के पीछे सिर्फ एक जो उनमें है कि हम पावर का, जो शक्ति का नशा है, वो नशा के लिए आईएएस बनने के बाद जो पढ़ाई किए या आईएएस बनने के बाद समाज के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व है, जो सोच है, वो सब नेस्त नाबूद कर देते हैं। मंत्री, अधिकारी, ये सभी एक दूसरे का तालमेल, मंत्री के आगे पीछे करना, ये आज की आईएएस का एक बहुत बड़ा गुण हो गया है।
मैं अभी ओडियन सिनेमा के सामने खड़ा हूँ। इसी ओडियन सिनेमा के पिछले हिस्से में यहीं से रॉ RAU स्टडी सर्किल जो IAS बनाने के लिए जो कारखाना आज है उसकी शुरुआत हुई थी। इस बात से तनिक भी इनकार नहीं किया सकता है, कोई संदेह नहीं है कि जिस समय रॉ IAS स्टडी सर्किल की शुरुआत हुई है उस समय रॉ साहब की जो सोच थी, इस देश में जो नौकर साहबों को IAS जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन अधिकारियों की उन अधिकारियों को बनाने के लिए उनकी जो सोच थी वह सोच कुछ अलग थी। वो अपने छात्रों को किस तरह पढ़ाते थे, या उस ज़माने में जितने छात्र थे या फिर उस ज़माने में विभिन्न फैकल्टी के जो अध्यापक प्राध्यापक थे वो कैसे पढ़ाते थे वो जानते थे। वो एक टीम था। लेकिन 1953 के बाद से 2024 के बीच में जिस तरह शिक्षा का व्यापारीकरण हुआ, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे शिक्षा का व्यापारीकरण नहीं होता है। सरकारी स्तर के जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो सब नेस्त नाबूद हो जाते हैं और जो निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थाएं वो बढ़ती है, और उसी में रॉ IAS स्टडी सर्किल भी है। आज पहाड़गंज के क्षेत्र में जिस तरह आज़ादपुर सब्जी मंडी में आलू, प्याज, टमाटर और अन्य सब्जियां बिकती है, उसी तरह पहाड़गंज और राजेंद्र नगर के क्षेत्र में या मुखर्जी नगर के क्षेत्र में इस तरह की दुकानें हैं जो यह दावा करते हैं कि वो IAS बनाएंगे। आज रॉ स्टडी सर्किल में जो घटना हुई, 3 बच्चे मारे गए, वेदना और संवेदना लोगों की समाप्त हो गई। लाइफ गोज ऑन, यही वाली बात आज भी लागू है। लेकिन एक छोटी सी जो नज़रअंदाज होने से इतनी बड़ी घटना होने का मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। 13 जून 1997 को दक्षिण दिल्ली ऑल इंडिया मेडिकल साइंस से आगे बढ़ने पे दाहिने तरफ में उपहार सिनेमा है। उस सिनेमा हॉल में बाहर एक ट्रांसफार्मर में आग लगती है। जो सिनेमा हॉल के गार्ड हैं उस गार्ड ने दरवाजे को बंद कर दिया और चले गए। परिणाम ये हुआ कि पूरे हॉल में आग लग गई। 59 लोग जलकर राख हो गए, 100 से अधिक लोग घायल हुए। भारतवर्ष में सिनेमा जगत के इतिहास में, या जो भारतवर्ष में सिनेमा हॉल हैं उसके इतिहास में शायद उपहार ऐसी घटना किसी भी जगह कहीं भी नहीं हुई। लेकिन इस घटना के बाद में जो कमीशन बना या फिर जितने भी न्यायपालिका में बातें आई, यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय हुआ, लेकिन 21 साल बाद न्याय नहीं मिलने के बराबर है। बॉर्डर फिल्म चल रहा था। बॉर्डर फिल्म में सनी देओल है। सनी देओल आज सांसद है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन उपहार सिनेमा का ये कांड हुआ उसके बाद से लेके कभी सनी देओल या फिर उनके लोग, उपहार सिनेमा के विक्टिम जो लोग थे, उन परिवार से कभी मिले होंगे। ये तो निकल जाएगी, बट वो फंस जाएगा। ये आगे बता देगी तो भाई। एक दो गाड़ी और जाएगी तो इस घटना को इसलिए जोड़ रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री से कि आज नहीं तो कल रॉ IAS स्टडी सर्किल पे कोई न कोई फिल्म जरूर बनेगी। नेटफ्लिक्स पे फिल्म बने या किसी सामान्य रूप से फिल्म बने, उस घटना पे फिल्म बनना ही है। बॉर्डर फिल्म 176 मिनट की फिल्म थी और इसका बजट था 10 करोड़ रुपया। आपको आश्चर्य होगा कि इस 10 करोड़ रुपए के बजट पे बॉर्डर फिल्म ने, यह सनी देओल साहब की जो फिल्म थी, वो फिल्म करीब
65 करोड़ रुपए का कमाई हुई। इतना ही नहीं, बॉर्डर फिल्म के बाद में एक फिल्म बनी उसी पे, और वो फिल्म थी कि किस तरह न्यायालय में जो विक्टिम है उनका फैमिली और जो एक्यूज्ड हैं उनके फैमिली के साथ कैसे टसल होता है, और इस पे फिल्म बन गई थी ट्रायल बाय फायर। इसमें भी देवल साहब है, अभय देवल। कहने का सिर्फ ये है इस कहानी के माध्यम से कि जो घटनाएं होती है उस घटनाओं को किस तरह से रेक्टिफाई किया जाए, किस तरह से फिर उस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए प्रयास करने के बजाय लोग फिल्म बनाते हैं। सब बैंक से पैसा लेके काम कर देंगे, बैंक जो चाहे आदमी रहे या बाहर में जाए। छोटी सी गलती के कारण किस तरह लोगों की जान जाती है, ये रॉय IAS स्टडी सर्किल के 27 तारीख की रात देखा गया। जब बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद जिस तरह से पानी जमता है, सड़क में पूरा पानी ठेंगुने के ऊपर तक, या यूँ कहें कि कमर तक पानी है, बीच में गाड़ी चलती है और गाड़ी चलने के बाद पानी में उफान आता है, फिर नीचे बेसमेंट में पानी भरता है। बेसमेंट बनना यह कानूनी रूप से गलत है। अब स्वाभाविक है कि बेसमेंट में अगर पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, तो ये बिना जो अधिकारी हैं दिल्ली शासन के या जो स्थानीय निकाय के शासन हैं उनके बिना नहीं हो सकता है। यह लोगों की एक मिलीभगत है जो पैसा कमाने के लिए, उसमें सरकार के अधिकारी हैं, सरकार के मंत्री हैं, ये सभी लोग होंगे। कोई एक बात नहीं है कि एक व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ। जब पानी अंदर जाता है, गेट में खुलता है कि बहुत सारे लोग जो निकल पाते हैं, लेकिन उसी बीच में उसका जो बायोमेट्रिक लगा हुआ था दरवाज़ा बंद हो जाता। वहाँ जो उपस्थित संतरी हैं, संतरी इस बात को समझ नहीं पाए कि बारिश होने के बाद, बिजली जाने के बाद अगर बायोमेट्रिक गेट बंद होता है तो लोग निकलेंगे कैसे। पानी भर रहा था और 3 बच्चे अंत में मृत्यु को प्राप्त किए। अब सवाल ये है कि इसमें कितनी भी जांच हो जाए, कितने अधिकारी पदाधिकारी जुडिशियल से लेके मैजिस्ट्रेट तक या फिर जितनी भी जांच एजेंसी हैं इसमें लग जाए, क्या वो जांच एजेंसी वो जो 3 बच्चे हैं जो मारे गए, उनके माता पिता, उनके जो माँ है जिनका कोख उजड़ गया, क्या बच्चे को लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते। उसी तरह जब उपहार सिनेमा में 59 लोग जलकर राख हो गए बच्चे, आज भी उनके माता पिता जब उस दृश्य को याद करते हैं, अपने बच्चे के चेहरे को याद करते हैं,
तो रोते हैं। कई लोग, कई माता पिता मृत्यु को भी प्राप्त कर लिए। आज IAS स्टडी सर्किल जो करोल बाग में है या न्यू राजेंद्र नगर के नाम से विख्यात है, वो इस तरह कुख्यात हो गया कि कैसे इस तरह का हादसा नहीं हो, इसके लिए नहीं। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे कि उस इंस्टीट्यूट के सामने जो सड़क है, उस सड़क के नीचे नाली जाने के लिए जो नाला है, जो सीवर लाइन होना चाहिए, वो है ही नहीं। अब सवाल ये है कि आज तो ये नहीं पहाड़गंज बना है या न्यू राजेंद्र नगर आज नहीं बना है, मुद्दत से है। और दिल्ली में अभी तक जितने मुख्यमंत्री बने हैं, सभी मुख्यमंत्री करोल बाग के उस जो भौगोलिक स्थिति है उससे वाकिफ़ है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, आपकी सरकार हो, कोई किसी भी पार्टी की सरकार हो। कितने IAS दिल्ली सल्तनत में रहते हैं, जो 100 परिवार जाते होंगे करोल बाग और न्यू राजेंद्र नगर, क्या उन्हें मालूम नहीं था या मालूम नहीं है कि इसकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति कैसी है? तो हम किस तरह के अधिकारी को, जिनमें वेदना और संवेदना नहीं है, हम किस तरह के अधिकारी को जन्म दे रहे हैं? किस तरह के अधिकारी को पढ़ा रहे हैं? किस तरह के अधिकारी को बना रहे हैं? आज आप पहाड़गंज स्टेशन, मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरिए, वहाँ दर्जनों नहीं सैकड़ों इस तरह के इंस्टीट्यूट भरे पड़े हैं। बड़े बड़े जो विज्ञापन के होर्डिंग्स हैं लगे हुए हैं। मेट्रो स्टेशन से लेके पूरे क्षेत्र में सैकड़ों नहीं हज़ारों, कई हजार दलाल चहलकदमी करते हैं। आपको देख के कि जैसे ही वो समझ जाएगा कि आप IAS बनने के लिए यहाँ आए, आपको दबोच लेगा। ये दलाल सभी लोग अपने अपने इंस्टीट्यूट में आपको ले जाएगा। ले जाने के लिए उसे पैसे मिलते हैं। आप वहाँ पानी पिएंगे एक गिलास, उसकी भी उसका जो मूल्य है वो आपके ट्यूशन फी में रहेगा। आप वहाँ कुछ देर वातानुकूलित कक्ष में बैठेंगे तो बिजली का बिल आएगा, वो भी आपके ट्यूशन फी में रहेगा। खुशी, एक बात बताइए कि आप मुखर्जी नगर में रहती है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं। मुखर्जी नगर के बारे में क्या आपका सोच है? इस मुखर्जी नगर रहने में मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, बट मैं जितने टाइम से यहाँ रह रही हूँ, मुझे इतना तो यहाँ का पता चल गया है कि यहाँ पर लाइक एज अ स्टडी पर्पस से नहीं, एज अ स्टडी पर्पस से लोग नहीं मतलब कि वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना कोचिंग का, एज अ एक बिजनेस सोच के यहाँ पर सब अपना कोचिंग का स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक कि हर कोई यही बोलता है कि आ जाइए हमारी कोचिंग देख लीजिए, आ जाइए हमारी कोचिंग देख लीजिए। और एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है कि लाइक मैंने जितनी भी कोचिंग देखी है यहाँ पर, मैंने मतलब कि जाके अगर डेमो क्लासेस भी लिए तो डेमो क्लास में ज़्यादा बेटर दिखाते हैं, लेकिन अदर क्लासेस में लाइक हम क्लास में बैठ के अगर हम देखते हैं तो वो कुछ और होता है। तो यहाँ का एक्सपीरियंस यही है कि स्टार्टिंग मतलब कि ये लोग फीस तक से मतलब रखते हैं, उसके बाद ये लोग हर चीज़ से छोड़ देते हैं। मैं जहाँ M ब्लॉक में हूँ, यहीं पे ओडियन सिनेमा के बाद रॉ इंस्टीट्यूट यहीं आया था। यहाँ से DCM बिल्डिंग गया था और DCM बिल्डिंग से फिर न्यू राजेंद्र नगर। सवाल यह है कि अगर नियमों का उल्लंघन पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, रॉ जो IAS इंस्टीट्यूट है, जो IAS कहता है कि IAS बनाते हैं, ये रॉ साहब के बारे में बता रहे हैं। आज वो स्थिति नहीं है। आज हिंदी और अंग्रेजी का बंटवारा है। राजेंद्र नगर में अंग्रेजी प्रबुल के लोग, IAS बनने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले, समझने वाले लोग इधर हैं, हिंदी वाले मुखर्जी नगर तरफ में हैं। हम और जो IAS बनने के लिए जो अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनकी स्थिति इतनी दयनीय है, दर्दनाक है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उस क्षेत्र में तकरीबन 1 लाख से अधिक छात्र छात्राएं रहते हैं। जैसे जानवर, कुत्ता बिल्ली जिस तरह से एक छोटे छोटे कमरे में, छोटे छोटे जगह में रहते हैं, उसी तरह रहते हैं। जितने लोगों का मकान, नीचे मकान, वो संपूर्ण रूप से बदल गया है लॉज में और पेइंग गेस्ट को रखने में। मिनिमम कम से कम 15,000, 20,000, 25,000 रुपया एक बिस्तर के लिए। इतना ही नहीं, वहाँ पे इस क्षेत्र में जो मकान दिलाने वाले से लेके मकान में रहने वाले जो दलाल हैं, जो ब्रोकर हैं, उनकी स्थिति, कई लोगों ने मुझे जो मेल दिखाया, ईमेल, उसमें ऐसे ऐसे शब्द लिखे हुए हैं कि अगर माता पिता समझें कि उनके बच्चों के साथ, खास करके लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं, वारदातें होती होगी या होने की संभावना है, तो शायद IAS नहीं बनाएंगे।
वो उसे यहाँ पे नहीं लाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय में जब ये मुकदमा गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने सुओ मोटो लिया और उसके बाद जब इस पर पूरे परिस्थिति, पूरे प्रकरण को समझा, तो सर्वोच्च न्यायालय का भी यह कहना है कि यह सभी जो कोचिंग संस्थान है ये एक तरह से मृत्यु कक्ष बन गया। अगर भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे वारदात को या जो पूरे वर्तमान स्थिति है उस तमाम स्थिति को अगर यह कहती है कि यह एक मृत्यु कक्ष है, तो इससे बड़ा गवाही और क्या देगा वर्तमान स्थिति को लेकर। एक फेडरेशन बना हुआ है, कोचिंग सेंटर फेडरेशन। ये फेडरेशन जितने कोचिंग चलाने वाले लोग हैं उन्होंने बना के रखा है। भारत में आज़ादी के बाद से लेके आज तक शिक्षा के क्षेत्र में जितना प्रयोग हुआ है वह प्रयोग शायद किसी क्षेत्र में नहीं हुआ। मुझे बोलना चाहिए अथवा नहीं बोलना चाहिए नहीं कह सकता, लेकिन शिक्षा के मामले में शासन, प्रशासन, सरकार, व्यवस्था वर्चुअली एक ऐसा स्थान बना दिया है कि जिसे आता है, जो आते हैं वो रौंद कर चले जाते हैं। शिक्षा की स्थिति वैसे ही हो गई है जैसे किसी हमारे दिल्ली पुलिस में जब ट्रैफिक वाले आते हैं, ट्रैफिक के नए डीसीपी आते हैं, तो सड़कों पे सिंदूर टिकुली लगना शुरू हो जाता है। लाइन खींचना, लाल पीला काला जो पंक्ति है वो खींचना शुरू हो जाता है। सब लोग तैयारी करने लगते हैं कि अब यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। इस शिक्षा प्रणाली के तहत अभी जो राजेंद्र नगर में या पहाड़गंज के क्षेत्र में राव IAS स्टडी सर्किल में जो घटनाएं हुई वह घटना दर्दनाक है। किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी माँ के लिए, किसी भी पिता के लिए माँ का कोख उजड़ना इससे बड़ा कष्टदायक और नहीं कोई हो सकता है। एक पिता को अपने संतान का मुखाग्नि देना इससे बड़ा कष्टदायक स्थिति नहीं हो सकता है। लेकिन ये वो लोग नहीं समझेंगे जो व्यापारी हैं, जो शिक्षा का व्यापार करते हैं। IAS स्टडी सर्किल रॉ या वहाँ पे दर्जनों ऐसे जो इंस्टीट्यूट हैं वो इसका दृष्टांत है। भारत सरकार या केंद्रीय जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसमें कितना हद तक वो इस चीज़ को दुरुस्त कर सकता है नहीं जानता हूँ। लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैं भारत सरकार का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, शिक्षा मंत्री का, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका, सभी लोगों का एक आकर्षण, उनका एक सुझाव, सरकारी काम करने वाले जो सरकारी नुमाइंदे हैं, जो सरकारी कर्मचारी है, वो पुलिस केस से बहुत डरता है। अगर किसी भी सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी के विरुद्ध FIR हो जाए तो उसकी नौकरी समाप्त। अगर उसे न्यायालय से 100 रुपया भी दंड निर्धारित हो जाए और उसे दंड देना पड़े तो उसका जिंदगी जो सरकारी सेवा का है समाप्त। मैं इस कहानी के माध्यम से राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनसे यही कहूँगा कि जब एक अभ्यर्थी UPSC के लिए अपना आवेदन पत्र दाखिल करता है, आप उसमें सब चीज़ पूछते हैं। तुम पुरुष हो, तुम महिला हो, तुम ट्रांसजेंडर हो, अंधे हो, लंगड़े हो, लूले हो, जितनी भी बातें हैं आप पूछ लेते हैं और पूछने के बाद उसे आप आरक्षण भी देते हैं। आप उनसे सिर्फ पूछ लीजिए एक बात कि क्या वो किसी निजी क्षेत्र के कोचिंग सेंटर में पढ़ाई किए हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए किसी निजी क्षेत्र में पढ़ाई किए हैं भारतवर्ष में कहीं भी। अगर उत्तर हाँ मिले तो उस अभ्यर्थी का जो आवेदन पत्र है वही रद्द कर दीजिए। जैसे ही रद्द होना शुरू हो जाएगा, हिंदुस्तान में जो कुकुरमुत्तों की तरह जो इस तरह के कोचिंग सेंटर्स खुल रहे हैं या खुले हैं, जो माता पिता को खेत खलिहान सब चीज़ बेचकर, गिरवी रखकर अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है,
और यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर्स के लोग हैं जिसका कि खून चूसते हैं, अपने आप बंद हो जाएगा।